शाह साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर कानून गो टीवी के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इस इंटरव्यू का मकसद है कि नए आने वाले वकला को रहनुमाई हासिल हो और आपकी रहनुमा बातों से वो फायदा उठा सके। तो शाह साहब, आपने कब वकालत शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सॉरी साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत कि नवाजिश। आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया और मैं आपके सामने जो है ना वो चंद गुजारिशात पेश करूँगा। मेरी गुजारिश ये है कि मैंने अपनी वकालत का आगाज़ 1996 में सरदार मोहम्मद असलम साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से स्टार्ट किया और मैं आखिर उसके बाद तकरीबन आफ्टर 6 मंथ जब मेरा लाइसेंस यहाँ पे आ गया तो फिर मैंने डॉक्टर बाबर अमान साहब जो लॉ मिनिस्टर रहे, सेनेटर रहे, उनके ऑफिस में बतौर एसोसिएट मैंने काम किया। मैंने सिविल साइड पे सरदार मोहम्मद असलम साहब से बहुत कुछ सीखा, रहनुमाई हासिल की। उसके बाद क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे मैंने बाबर अमान साहब उनकी ऑफिस को ज्वाइन करते हुए जब बहुत कुछ सीखा, उनसे रहनुमाई हासिल की। उन्होंने हमें कदम ब कदम हमें रहनुमाई भी दी और हमें जो सिखाया कि हम कैसे कोर्ट को डील करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। हमने हर जज को, सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब हम पेश होंगे तो हमने सबसे पहले जो कोर्ट है वो साहिब कोर्ट है, जिसको हम जज साहब कहते हैं, हम उन्हें उसको बो करना है, रिस्पेक्ट देनी है। और वहां पर हमारे नजदीक सिविल जज का भी वही मुकाम है और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी वही मुकाम है जो हमने अपने उस्तादों से सीखा। 1996 के बाद मैंने 1997 में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को मैंने यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ पर क्योंकि मैं डॉक्टर बाबर रमान साहब के ही ऑफिस में काम बतौर एसोसिएट कर रहा था, तो 2000 में मैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अनअपोज ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर हुआ। ये दोस्तों की मोहब्बतें हैं, प्यार है। उसके बाद 2005 में मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, वो भी मेरे दोस्तों की, मेरे वालदैन की, मेरे असातिज़ा की दुआएं और उनकी मेहनतों का नतीजा है। उसके बाद 2010 में बार का प्रेसिडेंट बना और मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो उस हालत में नहीं है जिस हालत में एक वकला की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी भी जाकर ये जितनी भी लाइब्रेरी बनी, ये वाजिद गिलानी हॉल बना, डिस्पेंसरी बनी, ये जितने भी गलियां पक्की हुई और लाइब्रेरी के अंदर जितना भी जो था, जो जो कमी थी बुक्स की, वो हमने पूरी की। इसी तरीके से हमने डे केयर सेंटर बनाया जो हमारी बहनें, बच्चियां जिनकी जो नौज़ादा बच्चे होते हैं उनके लिए वहाँ पे आया रखी, ताकि वो अपने यहाँ पे जब काम करती हैं, कोर्ट में जाती हैं, तो एटलीस्ट उनको ये बच्चों को देखभाल के लिए वहाँ पे लोग होने चाहिए। तो ये उसके बाद मैं बार काउंसिल का मेंबर भी रहा, फिर चेयरमैन भी रहा, बार एग्जीक्यूटिव कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी चेयरमैन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रहा। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फजल किया और मेरे उस्तादों की दुआओं से, उनकी मोहब्बतों से मैं इस्लामाबाद की जानिब से जो है वो मैं पंजाब में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मुकर्रर हुआ और कुछ अर्सा मैंने लाहौर हाई कोर्ट पिंडी में मैंने बेंच में मैंने वहाँ पे एज ए लॉ ऑफिसर काम किया। फिर उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक वहाँ पे काम किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जितने भी मेरे जो कामयाबियाँ हुई हैं
उनमें सबसे पहले मेरे अल्लाह करीम की जो है वो खास मेहरबानी है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का जो मोहब्बत का जो नतीजा है वो है। और फिर पंजतन पाक जो हमारे हैं उनकी नवाज़शात है, उनसे मोहब्बत का जो मैं इजहार करता हूँ उनकी नवाज़शात है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हमारे कोई भी शख्स है, चाहे हमारे वकील साहबान हैं, जजेस साहबान हैं, या कोई अवाम का कोई भी नुमाइंदा है, तो जब तक वो अपने वालदैन को राज़ी नहीं रख सकता, जब तक वो अपने असातिज़ा को राज़ी नहीं रख सकता, जब तक अपने दोस्तों को राज़ी नहीं रख सकता, उनके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता, उनके ख्याल नहीं कर सकता, तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी उनका कदम नहीं चूम सकती। तो इस हवाले से मेरी अमल सबमिशन यही है, जो हमारे जो नए यंग लॉर्ड जो हमारी बार एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए जो एक छोटा सा मैं जो अपनी तरफ से जनाब ने फरमाया था, तो मैं उस हवाले से उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कचहरी में सबसे पहले आपकी आउटलुक जो है ना वो बड़ी डिसेंट नजर आनी चाहिए। आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, आपका कंडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए अपने एसोसिएट्स के साथ, आपका कंडक्ट अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। जब कोर्ट के अंदर आप जाएं, अगर वहाँ आप तशरीफ फरमा है कोई सीनियर वकला, तो उनको रिस्पेक्ट के साथ पेश आए। कोर्ट के अंदर चाहे सिविल जज की कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट की किसी जज साहब साहब की कोर्ट हो, तो उसमें आप वो करके जाएं, वहाँ रिस्पेक्ट के साथ उनको रिस्पेक्ट दें, और आर्गूमेंट्स के दौरान जो है वो कभी भी अपने जज के साथ जो है जो जुडिशल ऑफिसर होता है उसके साथ आप तलखी न करें। और जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो यंग लोग हैं वो जो असल जो बेस है उससे जो हट रहे हैं, उनकी वजह से इतनी सी है कि हमारे दोस्त जिनकी 2 साल की या 3 साल की या 4 साल की जो प्रैक्टिस होती है, वो अपने साथ जो यंग लोग जो लॉयर्स हैं उनको अपने साथ जो है वो एसोसिएट रखते हैं। वो खुद उनको भी कोचिंग की जरूरत होती है, और वो उनको बच्चों को कोच कर रहे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसकी 10 साल तक हाई कोर्ट की स्टैंडिंग न हो, वो बार काउंसिल का जो रूल्स हैं जो उसके मुताबिक जो है वो कोई जो वकील साहब है वो अपने साथ एसोसिएट नहीं रख सकते जब तक उनकी अपनी वकालत 10 साल की हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे भाई इनकी प्रैक्टिस 10 साल से कम है, लेकिन काम उनके पास बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा काम है, तो डेफिनेट उनको भी एसोसिएट्स की जरूरत होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जरूर उनके साथ उनकी हेल्प करें, लेकिन जो कंडक्ट बार कौंसिल ने जो हमारे लिए एक मुकर्रर किया है उससे वो बाहर ना जाए। और मुकला को चाहिए जो यंग लोग हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, अपने शूज उनके बिल्कुल ब्लैक होने चाहिए, अपने बाल उनके ठीक बने चाहिए, शेव प्रॉपर की हुई हो। ये एक देखे ना, आप जब पेश होते हैं कोर्ट के अंदर तो एक आपका चेहरा, आपका जिस्म, आपकी बॉडी महसूस होती होगी आप जो है वो एक एक नुमाया आप नजर आने चाहिए। ये एक पहली स्टेप है, पहला स्टेप है। और उसके बाद जो है वो आपका कंडक्ट है, फिर उसके बाद आपकी एबिलिटी है। जो आप एबिलिटी में ये मैं कहूँगा कि उसको आप राइज कराएं। वो राइज कैसे होगी, आप खुद भी स्टडी करें, आप अपने ऑफिस में बैठे, आप सीपीसी को, सीआरपीसी को और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक एक्ट जो है उनको आप बगौर बखूबी तरीके से आप उसका जो है मुताला करें, ताकि आप जो है वो कोई क्वेश्चन ऐसा सामने आता है रूल्स के हवाले से या कंडक्ट के हवाले से या लॉ के हवाले से, तो वो आप इनसे देख के बता सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसमें भी वकला का अबूर हासिल होना चाहिए। और कोर्ट के अंदर वकला को की आवाज बहुत मुनासिब होनी चाहिए, और ऊंची आवाज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदब का दायरा है। यहाँ से आपने एक रिलीफ लेना होता है,
जजेस के साथ आप एहतराम के साथ पेश हों, और कभी भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो जजेस साहबान होते हैं, उनके साथ कभी भी है वो यानी कि सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए। और जजेस साहबान को भी चाहिए कि वो भी, जो जूनियर्स लोग हैं, अक्सर औकात कोई चीज उनको समझ नहीं आती, तो जजेस को भी ये चाहिए कि वो अपने जो जूनियर हमारे मुखलास साहिबान हैं उनको रहनुमाई वो भी दें। ये सिर्फ एक सीनियर का काम नहीं होता, ये जजेस का भी ये काम होता है। तो दूसरी बात ये है, नेक्स्ट जो मैं गुजारिश आप में से एक जो गुजारिश करने लगा हूँ, वो ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं उनको चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की जो कोर्ट है, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जिनके पास जो केसेस लगे होते हैं, मर्डर केसेस लगे होते हैं, बेल पिटीशन लगी होती हैं, वहां बैठकर जो सीनियर्स आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, या उनके साथी आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, जो वो केस प्रॉपर तैयार करके आते हैं, तो आपके वहां से बैठकर सुनने से आपके इल्म में इजाफा होगा और आपके कंडक्ट में इजाफा होगा कि जो सीनियर है वो कैसे कोर्ट में पेश हो रहा है, और जजेस जो है वो कैसे कोर्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने जो है वो अपने सीनियर से भी सीखी, जज साहबान से भी सीखी, और हमारे अंदर भी कुछ बहुत सारी चीजें खामियां थी। हमने कोशिश की कि उन खामियों को दूर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दूर हुई। और मैं अभी भी खुद भी देखता हूँ कि मैं जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ कोई एक लॉ पॉइंट पे कोई आर्गूमेंट्स हो रहे हो, तो वो मैं बैठ जाता हूँ वहाँ, वकील साहबान को सुनता हूँ। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम टाइम निकालते हैं, वहाँ पे अगर कोई बहुत अच्छे केसेस में यानी आर्गूमेंट्स हो रहे हो, तो वहाँ पे बैठ के सुनते हैं, उससे बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो मेरी भी इन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि जिन जिन के पास जितना जितना वक्त को निकल सके, वो सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, और वहां जाके बैठे, जजेस को सुने, वकला को सुने कि वो कैसे आर्गूमेंट्स करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें किताबों से भी आपको मिलेंगी, लेकिन जो आर्गूमेंट्स तो दोस्त कर रहे होते हैं, वो उन्होंने एक कोर्ट के अंदर जो आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, उसमें उन्होंने तमाम बुक्स के हवाले देते हैं। तो वो बैठ के एक मैं समझता हूँ छोटी सी डायरी रखें, उस पर आप वो नोट करते रहें, फिर नोट जो की हुई जो जजमेंट्स हैं, वो शाम को बैठ के अपनी लाइब्रेरी में बैठ के उसको पढ़ें। पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपके आर्गूमेंट्स तैयार हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप जजमेंट पूरी पढ़ते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट का इशू है, अब गिफ्ट के इशू में बहुत सारी फॉरेन की जजमेंट्स होती हैं, तो आप जो साहिबान प्लेंटिफ की तरफ से पेश होते हैं, वो अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, डिफेंडेंट की तरफ से वो खुद केस को डिफेंड करते हैं। तो दोनों के जब आर्गूमेंट्स आपके सामने आते हैं, तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है या हाई कोर्ट की जो जजमेंट होती है, वो रहनुमाई के लिए होती है, कोर्ट्स की रहनुमाई के लिए होती है, वकला की रहनुमाई के लिए होती है। तो उनको जब आप पढ़ते हैं, तो आपके आर्गूमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके वो रेडी हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पढ़ने के बगैर कोई गुजारा नहीं है वकालत। कोई अगर शख्स ये कहे कि मैं बस कोर्ट में आता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो चला जाता हूँ, तो मैं वकील बन जाऊंगा। प्रैक्टिकली वकील जो है वो तभी होता है जिसके पास नॉलेज होता है। रिस्पेक्ट उसकी होती है कोर्ट के अंदर जिसके पास नॉलेज हो। उम्र ज्यादा हो जाने से मैं नहीं समझता कि किसी के पास ज्यादा नॉलेज होगा, पढ़ने के साथ होता है। हमने बहुत सारे यंग लोगों को देखा है, आर्गूमेंट्स करते हुए देखा है। हमारी इस्लामाबाद के अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं जुल्फकार अब्बासी साहब, इस्लामाबाद बार कौंसिल जो वाइस चेयरमैन है, वो सिविल साइड पे उनका एक नाम है। इसी तरह क्रिमिनल साइड पे जो अभी जो लोग चल रहे हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि रिजवान अब्बासी साहब जो है वो अच्छा आर्गू करते हैं कि इस क्रिमिनल साइड पे। और इसी तरह तरीके से हम देखें
तो पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो डॉक्टर बाबर मोहम्मद जैसी शख्सियत, सरदार असलम साहब जैसी शख्सियत और सरदार इसाक साहब जैसी शख्सियत जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही प्रैक्टिस करते रहे हैं। और उसके बाद सरदार असलम साहब जस्टिस बने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने और सुप्रीम कोर्ट पे भी जाते हैं। इसी तरह सरदार इसाक साहब जो है वो एक सीनियर वकील, मैं ये समझता हूँ 50 साल उन्होंने वकालत की। दोनों का भी स्टार्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही था। तो हमेशा जो चीजें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीखी जाती हैं वो वकील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सीखता है काम, वो कभी भी वो उसको वो पशेमानी नहीं होती कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है वो शहादतें पढ़ता है, शहादतें पढ़ने में उसको कैसे जो है ना सिविल जज ने फैसला किया होगा वो सारी चीजें उसको पता होती हैं कि लोअर कोर्ट्स में क्या कुछ करते हैं, किस तरीके से केस को लेके चलते हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए जो पहला स्टेप है वो सिविल जज की कोर्ट है। और सिविल जज का भी उतना ही एहतराम करना चाहिए जितना कि एक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जहां तक तल्लक है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स भी बाद में हम सीखते हैं, लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों से ये मेरी गुजारिश होगी कि कम से कम जो है वो 3 साल तक किसी इलेक्शन में वो हिस्सा न ले। क्योंकि ये जाती तौर पे हमारा तजर्बा है, जब आप अर्ली स्टेज पे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो आपका जो काम है, जो आपको लर्निंग का जो प्रोसेस गुजर रहा होता है, जिस लर्निंग की प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हैं, वो आपका जो है वो उसमें आपको नुकसान हो जाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि तमाम दोस्त अहबाब जो यंग लड़के हैं उनको मेहनत करनी चाहिए। ये पहले जो 4-5 साल होते हैं बड़े कीमती होते हैं। बाद में जो डे बाई डे जब आपके पास काम आ जाता है, आप सीख जाते हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप जो है वो खुद ब खुद पॉलिटिक्स में लोग आपको दावत देते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए। शाह साहब माशाल्लाह, ये तो हो गई आपकी दुनियावी कामयाबी कि जो आपने एक मकाम और वो भी आला मकाम जो है वकालत में हासिल किया। और माशाल्लाह आपने जो है बहुत खूबसूरत अंदाज से, बहुत प्यारे अंदाज से जो है वकला की रहनुमाई की, जो हमारे नौजवान वकला हैं। अब शाह साहब, मुझे दोस्तों ने भी बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मजहबी तौर पर ऐसा मकाम दिया है जो यहाँ पर किसी और को हासिल नहीं। आपका ताल्लुक खानवादा अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से है और आपके जद्द अमजद से लेके आपके वालिद साहब तक सब हाफ़िज़ कुरान रहे हैं। माशाअल्लाह ये सआदत आपके ख़ानदान को हासिल है और ये ऐसी सआदत है जो किस्मत वालों को मिला करती है। तो शाह साहब, आप इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि मैं तो सैयदना अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हम उनके ख़ानदान से हैं और उनके जो साहबजादे थे हज़रत शाह अब्दुल वहाब, हम उनकी औलाद से आते हैं और हमारा शजरा नसब जो है वो बगदाद से लेकर उज शरीफ जो बहावलपुर के अंदर एक उज शरीफ है वहाँ पे आता है। और वहाँ से हमारे जो आबा अजदाद थे वो किसी ज़माने में लाहौर में आए और लाहौर में बहुत सारे हमारे जो अजीज़ वकारब थे वो उस वक़्त तो सारा हिंदुस्तान था, तो वो इंडिया चले गए। तो बहुत सारे उसमें लाहौर से कुछ लोग जो हमारे जो फोर फादर थे वो माइग्रेट लाहौर से करके वो जो तहसील सुहावा है जेलम की वहाँ पे वो विराजमान हुए। वहाँ जो तहसील सुहावा है उसके साथ एक गांव है सराय सईदा, हमारा वहाँ पर बुजुर्ग आके वहाँ उन्होंने पड़ाव किया। ये मुगल ख़ानदान जो थे वो उनका दौर बनता है और वहाँ से फिर हमारे अबाउदाद जो है वो इंडिया में वो देवबंद जो अदारा था, दारुल था, वहाँ से हमारे फोर फादर ने वहाँ से तरबियत हासिल की और फिर
जो हज़रत पीर ने पीर सैयद मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो गोलड़ा शरीफ में मदफून है, ये भी उन दिनों वहाँ पर देवबंद जो दारुल उलूम था वहाँ पे उनका वहाँ पे वो पढ़ते थे और उनका जाना आना था। तो वहाँ से मेरे जो फोर फादर थे उनके साथ उनकी दोस्ती हुई और उनके उनके ही तवसत से हमारे जो फोर फादर थे वो यहाँ जंगी सईदा में आके उन्होंने पड़ाव किया और यहाँ पे लोगों को दीन जो है उसका दर्स दिया। और मेरे वालिद साहब भी हाफिज़ कुरान थे। मेरे दादाजी पीर सैयद फजलुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी हाफिज़ कुरान थे। उनके वालिद हजरत पीर शेर बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी हाफिज़ कुरान थे और उनके जो वालिद थे शेर बादशाह साहब के नवाब अली शाह साहब वो भी हाफिज़ कुरान थे। उनके जो वालिद थे नियाज अली शाह साहब वो भी हाफिज़ कुरान थे और उनके जो वालिद थे हजरत आरिफ अल मिस्री शाह रहमतुल्लाह अलैह वो भी हाफिज़ कुरान थे। तो इसी तरीके से ये जो लोग थे इनकी हद तक तो मुझे पता था कि ये सारे लोग हमारे हाफिज़ कुरान थे। डेफिनेट उसके ऊपर जो चूंकि मुझे इल्म नहीं है, नाम मुझे पता जरूर है। उससे आगे जो है ना वो जो आलम हर मिस्री शाह साहब थे उनके जो वालिद का नाम था वो उमर शाह था, पीर उमर शाह गिलानी। तो उनके वालिद का नाम बदरुद्दीन शाह गिलानी था। जो लोग और फिर वो जो है औलाद थे हजरत जो है ना वो हजरत शाह मोहम्मद गौस बंदगी जो मदफून है उस शरीफ में उनकी औलाद से। तो ये हमारा जो शजरा नसब है ये इस हवाले से कुछ काफी सिलसिलों से जाके हजरत पीर ने पीर दस्तगीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और फिर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है, फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम से मिलता है, फिर हजरत अबू तालिब उनके से मिलता है। और इसी तरीके से हम एक बनु हाशम का जो कबीला है मेन हम उससे हमारा जो है वो हमारा सिलसिला चल आता है। तो ये मजहब जो है वो तो मैं ये समझता हूँ कि जो सादात है वो तो मजहबी होना और तालीम याफ्ता होना मैं समझता हूँ कि ये तो सादात का समझता हूँ कि ये घर की बात है और तमाम जो हमारे सादात हैं उनको मजहबी तालीमात हासिल करनी चाहिए। मैंने खुद भी जो इस्लामी कुतुब्स हैं, हदाया शरीफ है, कदूरी शरीफ है, कंज़ दकायक है और इसी तरह बहुत सारी और भी, बल्कि हदीस शरीफ दौरा हदीस भी मैंने किया और कुरान पाक को तफसीर के साथ भी हजरत पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब जो अदालत तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी खियामान सैयद में वो वहाँ पे के साथ में पास में पढ़ता भी रहा और दुनियावी तालीम भी हासिल की और फिर वकालत शुरू कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तो मैंने मजहबी जो तालीमात हासिल की उसका मुझे जो मजहब के हवाले से जो बेनिफिट मुझे मिला वो तो मिलना ही था। मुझे दुनियावी मामलात में भी मुझे अल्लाह ने बड़ा सुरखरू किया कि बहुत सारे लोग मुझसे जो वो इस चीज़ मामलात में इस्तेफादा हासिल करते हैं और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे इस ख़ानदान को इसी तरीके से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतों के सदक़े से उनकी तालीमात पर अमल करते रहें और जो रोशनी है इल्म की और रोशनी है रास्तों की वो दिखाते रहें। थैंक यू। शाह साहब माशाअल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है व्यूअर्स को बताया और बहुत पाक हस्तियों के साथ जो रिश्ता ताल्लुक वास्ता है वो भी आपने बहुत डिटेल से बताए। तो ये बहुत बड़ी सआदत है शाह साहब, ये किस्मत वालों को मिला करती है। शाह साहब मैंने सुना है कि आपके खानदान ने वकालत के शोबे के साथ साथ अदालत के शोबे में भी जो है ग्रां कदर खिदमत इंजाम दी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है शाह साहब कि आपके खानदान में जो जज साहिबान गुजरे हैं वो कौन कौन हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ खिदमत इंजाम दी? गुजारिश ये है जी कि हमारा वो खानदान है
जो पार्टीशन के बाद मैं ये समझता हूँ कि मेरे इलाके का जो गोल्डा शरीफ है या जंगी सईदा है, इसमें ये वो ख़ानदान था जिसमें उस वक़्त जो है वो लोग ग्रेजुएट थे। मेरे एक चचा, ही वाज द फर्स्ट बीएससी आफ्टर पार्टीशन, और वो भी जंगी सईदा के वहाँ पे उन्होंने परवरिश पाई। मेरे दूसरे चचा, एक चचा जो थे जिन्होंने बीएससी की, मैं समझता हूँ कि वो, उनका नाम सैयद महबूब बिन आयशा साहब थे, वो बाद में प्रिंसिपल रिटायर्ड। दूसरे चचा मेरे, वो जिला कौंसिल के मेंबर रहे। हजरत पीर सैयद मीर आलम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो रावलपिंडी के जिला कौंसिल के मेंबर भी रहे अयूब खान के दौर में। और उसके साथ साथ बताते चलूँ कि मेरे दो जो वालिद साहब के जो हकीकी भाई जो दूसरे थे, सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब, वो जब 1 यूनिट था तो उस वक्त वो सिविल जज अपॉइंट हुए। तो जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो फिर ये पंजाब में उनकी खिदमात वो पंजाब गवर्नमेंट ने ली। तो यहाँ पर वो बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की वजह से रिटायर हुए। और एक और चचा मेरे जो है वो अलहाज सैयद अब्दुल अजीज शाह साहब, उन्होंने भी पहले रावलपिंडी में वकालत करते रहे और पंजाब बार कौंसिल के पायनियर मेंबर थे। जैसे मैं खुद इस्लामाबाद बार कौंसिल का पायनियर मेंबर रहा, पायनियर मेंबर थे। फिर उसके बाद वो एज ए बतौर एडिशनल जज जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, बतौर डिस्ट्रिक्ट असेंबली जज उन्होंने वो उनकी रिटायरमेंट हुई। अब चूंकि जो नए लोग हैं उनमें मेरे एक कजन है सैयद अरशद हुसैन शाह साहब, वो अभी चीफ जज हैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान। एक और दो मेरे जो कजन हैं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी और सैयद इमरान अली गिलानी, वो भी यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा छोटा भाई इसरार गिलानी, वो भी इस बार का मेंबर है। मेरी एक कजन जो चचा की बेटी है इरम गिलानी, वो भी इस बार की मेंबर है। और इसी तरीके से जो है वो मेरे बहुत सारे और कजन हैं जो मुख्तलिफ पौधों पर जो विराजमान है। एक सैयद रिजवान महबूब साहब हैं, वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर चकवाल और एडिशनल सेक्रेटरी वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ख़ानदान को अल्लाह पाक ने जो है मज़हब के साथ साथ हमें दुनिया के जो मामलात हैं, दुनिया के जो अमूर हैं, उनमें भी अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर बड़ा फजल रखा और है। तो मैं ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे इस ख़ानदान को मजहबी मामलात में और दुनियावी मामलात में भी लोगों की खिदमत करने का मौका जो है वो मुयस्सर किया। शाह साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ने दीन और दुनिया में आपके खानदान को सुरखरू किया। आमीन। मेरा अब शाह साहब सवाल है कि आप आइंदा आने वाले वकला को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आने वाले वकला को, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि देखें, जब हम नए खुद आए थे तो उस वक्त हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने हमें ये कहा था कि आप मेहनत करें, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, और कोर्ट में अगर आप पहले बैठे हुए हैं और सीनियर्स कोई लॉयर बाद में आता है तो आप अगर सीट खाली नहीं है तो उनके लिए आप सीट को छोड़ दें, उनको बिठाएं, और जब कोर्ट में पेश हो तो जजेस को एहतराम दें, क्योंकि आपने वहां से रिलीफ लेना है।